नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। आज के शो का मुद्दा वो है जिसे लेकर तलवार खींचने जैसी नौबत आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी कल यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के सफल दौरे से वापस लौटे। उसके बाद वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में चले गए। देर शाम को प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें सामने आई। 8:45 ये बताया गया कि प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। ये तस्वीर चैनल और फिर सोशल मीडिया पर आते ही मानो दूसरी तरफ के लोगों का बैठे बैठे जल भून गए। कुछ ट्वीट और कुछ बयान जो सामने आए हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। और आइए मैं आपको ये ट्वीट्स दिखा ही देती हूं, क्योंकि ये ट्वीट्स दर्शाते हैं कि किस कदर लोगों में एक खलबली सी मच गई। भाई, प्रधानमंत्री क्यों चले गए? प्रधानमंत्री जब दौरे पर जा रहे थे तब भी उनको एक तस्वीर जब आई एरोप्लेन से, उसको भी लगा फोटो ऑप है और फॉरेन पॉलिसी फोटो ऑप बन गई है। अब ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं पार्लियामेंट पीएमओ के डोमेन में नहीं आता। वो पीएम स्पीकर के बिना वहां क्यों गए? क्या स्पीकर ने प्रधानमंत्री को परमिशन दी थी? ये कार्य के बंटवारे का उल्लंघन है जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब स्पीकर से क्यों नहीं पूछा? क्यों चले गए वहां पर? अरे भाई, पार्लियामेंट बनेगा तो स्पीकर को हैंड ओवर होगा ना। अभी तो वहां फाउंडेशन लग रही है, वहां बड़े पिलर्स बन रहे हैं। अब यहां स्पीकर का कंस्ट्रक्शन में कुछ लेना देना है या नहीं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछेंगे। अब और ट्वीट देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के श्रीनिवास बीवी का ट्वीट है। कहते हैं वीडियो कैमरा भी मोदी जी और कई कैमरामैन भी साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहा था। क्या वीडियो कैमरास भी जा रहे थे वहां निरीक्षण करने? ये भी सवाल कांग्रेस के लिए पूछना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं, मैं आपको और दिखाती हूं। उदित राज कांग्रेस के नेता हैं ये भी, और क्या कहते हैं? मोदी जी, आपको लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि वे आपके ड्रामा को समझने में असफल रहे हैं। आपका हर कार्य इवेंट मैनेजमेंट है। अब इससे भी तकलीफ है कांग्रेस पार्टी को। अब आइए जयवीर शेरगिल की बात सुन लेते हैं। ये भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। सुनिए क्या कहते हैं जयवीर शेरगिल। हैं माननीय प्रधानमंत्री, उनको कैमरा खेलने का बहुत शौक है। पर अहम बात यह है, देखिए, कोई पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, कोई समस्या नहीं है अगर देश के प्रधानमंत्री जो नई संसद बन रही है, पार्लियामेंट बन रही है, उसकी इंस्पेक्शन करने चाहें। और ना तो वो कोई इस देश पे आभार कर रहे हैं कि वहाँ पे जाइए, उनका काम है, उनका कर्तव्य है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इंस्पेक्शन और मीटिंग का जो शौक है, सिर्फ कैमरे के लिए पार्लियामेंट में जाके वो इंस्पेक्शन और मीटिंग स्ट्रैटेजी देश का किसान, देशवासी जो पीड़ित परिवार हैं, जो इंडस्ट्री, ऑक्सीजन वाली इंडस्ट्री है, और वो व्यक्ति जो आज महंगे पेट्रोल से दुखी हैं, उनसे भी इंस्पेक्शन और मीटिंग की स्ट्रैटेजी को प्लीज स्वीकार करें। और तब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता उठ के ताली बजाऊंगा जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री इन साइटों पे जाएंगे। आपने देखे कितने सारे ट्वीट और कितने सारे वक्तव्य, क्या सीनियर क्या जूनियर। पूरी विपक्ष पीएम की तस्वीर देखकर कूद पड़ा इस कंट्रोवर्सी पर। किसी ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी के नियम को तोड़ दिया, किसी ने कहा सिक्योरिटी वाले को नहीं लेकर गए लेकिन कैमरामैन लेकर चले गए। मैं कहती हूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए पीएम पहुंचे, इसमें गलत क्या है? कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को अपने देश के प्रधानमंत्री की अमेरिकी दौरे में कोई ठोस मुद्दे वाला विरोध नहीं दिखा तो विरोध के लिए बस विरोध करने के लिए किए चले जा रहे हैं। सोचिए जरा, उन्हें यह लगता है कि कमला हैरिस ने मोदी के साथ वाली फोटो ट्वीट नहीं की
तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो गई, फेल हो गया उनका फॉरेन पॉलिसी। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अमेरिका में स्वागत नहीं हुआ इसलिए दिल्ली में स्वागत करवा लिया, इस पर भी विशेष टिप्पणी। भाई साहब, विरोध का मुद्दा कीजिए ना, किसने मना किया है? ढूंढिए कोई ठोस ऐसा मुद्दा जिस पर आप प्रधानमंत्री का विरोध कर सके। लेकिन ये कौन सा विरोध है? मैं समझती हूं ये विरोध नहीं, घृणा का प्रतीक है, सीधे सीधे नफरत है। कोई उठता है तो क्यों खड़ा है, कोई बैठता है तो क्यों बैठा है, कोई प्लेन में है तो क्यों फोटो भेज रहा है, कोई अगर निरीक्षण कर रहा है तो क्यों फोटो चला रहा है। अरे भाई, आप भी तो फोटो अपनी डाल सकते हैं, काम करिए, फोटो डालिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज पर विरोध करना है तो कीजिए, मुद्दे लाइए विरोध करने की। लेकिन ये क्या? और यही सवाल आज पब्लिक का भी है। 71 साल की उम्र में 18 घंटे काम करना विपक्ष को क्यों परेशान करता है? दूसरा सवाल, कर्मयोगी मोदी की तारीफ के बदले तकलीफ क्यों है ऑपोजिशन को? और सवाल नंबर 3, मोदी जी जैसी मेहनत करके दिखाओ, बेकार क्यों उलझा रहे हैं आप इन बातों में पूरे देश को? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए आज मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर है और स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। इश्करण भंडारी एडवोकेट है। वारिस पठान स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। मुदित अग्रवाल लीडर है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है घनश्याम तिवारी जी, जो स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। घनश्याम तिवारी जी से, ये कोई मुद्दा है जिस पर इतना विरोध हो रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों गए निरीक्षण करने, प्रधानमंत्री फोटो क्यों खिंचवाते हैं? ये कोई मुद्दा है जिस पर बहस होनी चाहिए? विरोध करना है, आपका पूरा हक है, आप विपक्ष है और देश में जितना सत्ता पक्ष, जितना सरकार की जरूरत है उतनी ही विपक्ष की भी जरूरत है। लेकिन कोई मुद्दा तो हो, कोई ठोस मुद्दा तो हो। ये कौन सा विरोध हुआ कि आपने फोटो खिंचवा लिया, आप चले गए, आप खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप प्लेन से क्यों ट्वीट कर रहे हैं? हर चीज आपको फोटो अपॉर्चुनिटी लगती है, ऐसा क्यों? नमस्कार नविका जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, आपने बिल्कुल ठोस बात कही है कि कोई मुद्दा होना चाहिए। आज समूचा भारत बंद था क्योंकि मुद्दा था। आज से 1 साल पहले जिस तरीके से काले कानून राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने धोखाधड़ी करके पारित कराए थे, अगर आप जिन राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारत के किसानों के साथ में इस बंद का समर्थन किया है, आप सिर्फ उस राजनीतिक दलों की सूची बनाइए और देखिए उनकी संख्या कितनी है राज्यसभा में। आज अगर इस बिल को दोबारा उन्हीं दलों के सामने लाया जाए तो राज्यसभा बिल गिर जाएगा। यही बात 1 साल पहले भी वैलिड थी। तो धोखाधड़ी जिस सरकार की है, उस सरकार के खिलाफ मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई फोटो कहीं खिंचाना मुद्दा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई 12वीं कक्षा में फेल हो जाए, 10वीं कक्षा में भी फेल हो, तो जो जिस कक्षा का हो उसको उसी तरीके का मुद्दा दिया जाता है, उसी तरह का सवाल दिया जाता है। जो व्यक्ति लगातार सिर्फ अपने फोटो के प्रचार से सोचता है कि भारत बदल जाएगा, नए नए नारे दे करके सोचता है भारत बदल जाएगा, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार, अब की बार मोदी सरकार, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, अब की बार मोदी सरकार। आप देखिए वो सारे नारे कितने बड़े ढोंग, कितने बड़े ढकोसले जुमले रहे। अच्छे दिन, अब की बार अच्छे दिन, मोदी सरकार। तो जो व्यक्ति को लगता है कि उसकी फोटो ही उसकी राजनीति है, उसकी आलोचना भी उसकी तस्वीरों पे होती है। और अगर प्रधानमंत्री जी को अपना समय किसी भी तरीके से व्यतीत करना है, करें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री आज के दिन भी किसानों से बात नहीं कर पाते, प्रेस से बात नहीं करते, उनकी मर्जी है, किसानों से बात नहीं कर पाते, कम से कम ये तो दिखाता है कि जिस बात पर उन्हें यूएसए में यूएस की उपराष्ट्रपति और यूएस के राष्ट्रपति लेक्चर दे रहे थे डेमोक्रेसी के ऊपर, ये तो लोकतंत्र की मजबूती दिखाता है कि जिस तरीके से भारत में मजबूत लोकतंत्र है, किसान सड़क पर हैं, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में आस्था कमजोर है, ये भी दिखाता है कि जिस तरीके से किसान सड़क पर है, प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री बात नहीं करना चाहते। 2 बातें और कहूंगा। इन्होंने कहा था 92 लाख किसानों के साथ इन्होंने कंसल्ट किया। ये पिछले 1 साल में 92 लाख हस्ताक्षर दिखा दे किसानों के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बता नहीं पाए। दूसरी बात, पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की कोई भी बड़ी रैली की हो,
ये कीर्तन मंडली नहीं है जो मोदी जी के आसपास घनश्याम तिवारी जी, आप आज भारत बंद की बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कल की हैं, विरोध तो कल से शुरू हो गया था। ये आप कम से कम मुद्दा तो ढंग का ढूंढा करिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, घनश्याम तिवारी जी की क्या कहने हैं? इन्हें अपने नारों से ज्यादा बीजेपी के नारे सारे याद हैं। अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ जॉब्स मिलेंगी, मोदी सरकार, सारे नारे आपको उतने याद नहीं होंगे जितने घनश्याम तिवारी जी को याद है। लेकिन विरोध कल से शुरू हो गया था, बंद आज हो रहा है। ये कैसा मुद्दा है? इनको प्लेन वाली तस्वीर भी नहीं चाहिए। अगर काम करने एक इंसान जाए जो इतना लंबा दौरा करके आ रहा है और 105 घंटों की मीटिंग्स कर रहा है, फ्लाइट में भी काम कर रहा है, वो आकर अगर निरीक्षण करने चला जाए तो उसमें भी इनको तकलीफ है। क्यों है इतनी तकलीफ? देखिए, अभी घनश्याम जी ने जो बोला उसमें कितना दूध कितना पानी है अभी साफ हो जाता है। इन्होंने कहा किसान देश भर के आंदोलन कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश से आप हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, 75 जिले हैं, जरा 15 जिले बता दीजिए जहां आंदोलन चल रहा था। चलिए, और तो और जहां आपकी पार्टी का पूरा वर्चस्व है, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, और जहां से मुलायम सिंह जी सांसद रहे आजमगढ़, वहां की 4 तस्वीरें दिखा दीजिए जहां पर लगे किसान इतना आंदोलन कर रहे थे। कुछ नहीं है। यानी जहां आपका अपना वर्चस्व है, उन जिलों, उन क्षेत्रों में किसान आंदोलन नहीं करवा पाए, और आप आकर यहां पर टीवी पर यह बोल रहे हैं कि देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कितना सच्चा, कितना झूठा, कितना दूध और कितना पानी है आपकी इस कहानी में। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी आपको बड़ा इस बात को लेकर कष्ट हो रहा है, दिल में दर्द, पर क्यों हो रहा है ये मेरी समझ से परे है। देखिए, जिन लोगों ने हज हाउस चमचमाता हुआ बनवाया, जिन्होंने कब्रिस्तान भी बनवा दिए, जिनके नेता ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, बतौर मुख्यमंत्री शायद सदन के पटल पर बोला था, ऐसा मुझे याद है 1993 में, उनके दिल में आज अगर संसद भवन नया बन रहा है तो उसको लेकर कष्ट। कुछ समझ में नहीं आता है कि आप जो बनाते थे वो किसके लिए बनाते थे। ये तो पूरे देश के लिए बन रहा है। और आज की संसद क्या है? सुरक्षा कारण तो अलग है, एक कारण ये तो अपनी जगह है कि वहां पर आधुनिक व्यवस्थाएं हैं या नहीं। अरे भाई, ये सब तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अगर 75वें वर्ष में एक नया स्वरूप आ रहा है, इसमें किसके लिए समस्या? और जो सरकार रहेगी, जो सांसद रहेंगे, उनके लिए रहेगा। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो बिल पास हुए थे राज्यसभा में देख लिया जाए, तो भाई तो बहुत अच्छी बात थी, आप वोटिंग करवा लेते ना। बार बार सभापति कह रहे थे वोटिंग करवाइए, अपनी सीट पे जाइए, लॉबी डिवीजन करवाएंगे, मगर जैसा दृश्य क्रिएट किया गया कि माइक तोड़े गए, माइक फोड़े गए, किताबें फेंकी गई और हिंसक हमला सभापति पर, यह पहली बार हुआ। अगर भाई साहब, अगर आपके पास बहुमत का इतना रत्ती भर भी होता तो यह सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। देश की जनता इतनी समझदार है, यह सबको पता है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, किसी का एक निजी प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की संसद का है। और आने वाले 100, 125, 150 साल तक, जब तक यह बिल्डिंग यथावत काम करती रहेगी, जो भी भारत की संसद होगी, जो भी भारत की सरकार होगी, उसके लिए एक व्यवस्थित चीज बन रही है। इसमें किसी का भी विरोध करने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। वारिस पठान साहब, अब ओवैसी जी ने तो एक लीगल मुद्दा, बैरिस्टर साहब ने लीगल मुद्दा खड़ा कर दिया। भाई, स्पीकर की परमिशन लेकर गए थे कि नहीं? मुझे ये बताइए कि स्पीकर की परमिशन तो तब ली जाएगी जब एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और बिल्डिंग हैंडओवर होगी स्पीकर को। अभी तो बिल्डिंग बनी नहीं, अभी तो इमारत बनी नहीं, उसी की निरीक्षण करने जा रहे हैं, अभी तो प्रोजेक्ट स्टेज पर है। अब आप सवाल उठाकर खड़े हो गए कि स्पीकर से परमिशन लिया कि नहीं। कम से कम जब 10 मिनट की पुलिस हटाते हैं तो उसका लीगल पहलू अगर आप सोच लेते तो शायद इस लीगल पहलू का इतना सोच विचार ना करना पड़ता। वारिस पठान साहब, देखिए नविका जी, सबसे सर्वोच्च है संविधान। संविधान के ऊपर प्रधानमंत्री जी भी नहीं है, ना आप और ना मैं है। अब संविधान में ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स
जो ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पावर बिल्कुल अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और जो कल प्रधानमंत्री ने किया वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के टोटल खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पार्लियामेंट आता है स्पीकर के अगेन अंडर में, स्पीकर की परमिशन ले लिए होते साहब, अगर स्पीकर साहब को साथ में लेके जाते तो स्पीकर साहब उनका वहां पे स्वागत भी करते और अच्छी रीत से काम भी हो जाता। प्रधानमंत्री को देश में जहां भी घूमना है घूम सकते हैं, मगर प्रोटोकॉल और जो संविधान के दायरे में रहकर काम करना हो तो प्रधानमंत्री को करना ही चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लंघन किया, ये बिल्कुल थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के एकदम ही खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। बात नंबर 2, प्रधानमंत्री चाहे कैमरामैन को लेके जाए, जितने कैमरामैन चाहिए वो लेके जा सकते हैं, 2-3 जगह रस्तों पे दिल्ली के कहीं भी फोटो निकाले, मगर ये पार्लियामेंट जो जगह है ये है स्पीकर के अंडर में, उनके खिलाफ गए। अब बात नंबर 2, अगर प्रधानमंत्री इतना ही काम कर रहे हैं, अच्छा है और काम करिए, लेकिन साथ में साथ जब सेकेंड वेव आया था कोरोना का, इतनी सारे लोग मर रहे थे हॉस्पिटल में, एक आध बार प्रधानमंत्री अगर वहां भी विजिट कर लिए होते अगर नाविका जी प्रधानमंत्री, तो अच्छी बात होती। जिन लोगों की जाने चले गए उनके परिवारों के साथ अगर प्रधानमंत्री मिल लिए होते जब जाके, तो भी अच्छा होता, मगर प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं था। आज 9 महीने से देश का किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगों के लिए डिमांड कर रहा है, 700 से ज्यादा किसान भाइयों की जानें चले गई। प्रधानमंत्री के पास ये वक्त नहीं कि प्रधानमंत्री उनको जाकर मिले। अब ये प्रधानमंत्री का आपने कहा अमेरिका गए तो क्या हो गया, अभी कुछ नहीं, देखिए आप तो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, नाक कटवा के आ गए प्रधानमंत्री, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ट्रेंडिंग है ट्विटर के ऊपर, क्योंकि वो गए, पहला कमला हैरिस के साथ बात की, कमला हैरिस ने उनको ज्ञान दिया डेमोक्रेसी के ऊपर, उनको हिट ट्वीट भी नहीं किया कमला हैरिस ने, तो वहां एक बवाल चला। उसके बाद जो बाइडेन के साथ साहब की बात हुई, बाइडेन साहब ने उनको गांधी जी की बातें बताई कि इस तरह से चलना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आया। और प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में, वहां पे बाहर 2 ढोल बजाने वाले खड़े थे, जैसा प्रधानमंत्री किसी की शादी में गए। इतने सारे देश के प्रधानमंत्री आए थे, कहीं भी ये ढोल ताशा बाजे वाले नहीं गए थे, 2 बाजे वाले बाहर खड़े रह के बजा रहे थे, प्रधानमंत्री वहां गए तब अमेरिका में। तो ये सब चीजें जो है देश की जनता देखती है। और देखिए, एग्री टू डिसएग्री डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर मुझे कोई चीज सरकार की पसंद नहीं है, आपको तो डिसेंटिंग वॉइस सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दी है, मैं अपनी वॉइस करूंगा। मुझे लगता है कि आपको शायद डॉक्टर की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में नंबर कोविड के इतने हैं कि डॉक्टर आपको उपलब्ध ना हो पाए। डॉक्टर आपको दिक्कत किस चीज की है, दर्द किस चीज का है? कि ढोल बज रहे थे, नहीं बजने चाहिए क्या फ्री कंट्री नहीं है, लोग ढोल नहीं बजा सकते? क्या आपको दिक्कत इस बात की है कि कमला हैरिस ने ट्वीट नहीं किया, फिर जब उन्होंने ट्वीट कर दिया तब आपको किस बात की दिक्कत हो गई? और जो बाइडेन साहब ने उनको क्या कहा, टेरर पे जो उन्होंने बातचीत कही, वो बिल्कुल हूबहू वैसे सपोर्ट होकर बाहर आ गई। आप क्या चाहते हैं? आप कौन सा झंडा गाड़ना चाहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा तो गाड़ कर आ गए मोदी जी। आप मुझे बता दीजिए कि आप दूसरा कौन सा झंडा वहां देखना चाहते थे जो आपको नजर नहीं आया, इसलिए आपको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतने सारे दुख दर्द आपके निकल कर बाहर आ रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब देना चाहते हैं वारिस पठान जी का, लेकिन लीगल इशू पे पहले मैं इश्करण भंडारी के पास आती हूँ। लीगल इशू पे इश्करण भंडारी के पास आती हूँ। लीगल इशू ये है जो वारिस पठान साहब ने रेज किया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आऊंगी वारिस पठान जी, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रही हूं, हम भी यहीं, आप भी यहीं, सवाल पब्लिक का शो भी यहीं, नव भारत टाइम्स नाउ नव भारत भी यहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा। थोड़ा सा इत्मीनान करिए, पहले इश्करण भंडारी से पूछ लूं। इश्करण भंडारी, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कब होती हैं? जब बिल्डिंग बनकर हैंडओवर हो जाए या कंस्ट्रक्शन साइट पर ही सेपरेशन ऑफ पावर शुरू हो जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे समझा दीजिए, मैं लॉयर नहीं हूं, ये पूरी ओवैसी साहब की पार्टी जो है लॉयर्स की फौज है, मुझे नहीं समझ आता, आप मुझे समझा दीजिए। नाविका जी, मुझे पता नहीं है कौन सी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि संविधान तो ये डेफिनेटली नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको क्या, आपके दर्शकों को भी पता होगा कि जो ये परिभाषा दे रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ऐसी संविधान में क्या किसी भी देश में हो ही नहीं सकती। एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको मंत्रालय टेंडर निकालता है, उसके लिए अलॉटमेंट होती है, वो एक निजी कंपनी बना रही है, और उस टेंडर के हिसाब से वहां पे साइट में लेबर भी है। कल को ये बोलेंगे लेबर क्या स्पीकर की परमिशन लेके गई थी?
कल को ये बोलेंगे आर्किटेक्ट वहां पे स्पीकर की परमिशन लेके गया था। कैसा सा ये मजाक सा है कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा कि बिल्डिंग वर्क के लिए कल बोलेंगे सुपरवाइजर वहां पहुंचा। पार्लियामेंट के अंदर तो कोई भी आता है उसका पास बनता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में वो कैसे पहुंच जाएगा बिना स्पीकर की परमिशन के। और दूसरी बात, इनके संविधान की परिभाषा तो ये है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। वो कौन सी धारा में लिखा था कि 15 मिनट के लिए मन से कहो कि पुलिस हटा दी जाए और फिर हम देखते हैं क्या होगा, उसके लिए कानूनी कार्रवाई ये फेस कर रहे हैं। तो इनकी जो कानून की परिभाषा है वो संविधान से तो नहीं है, वो पता नहीं कौन सी किताब से है, और वो किताब भारत ने संविधान बना के साफ साफ रिजेक्ट कर दी है। दूसरी मुझे बहुत अद्भुत बात लगी घनश्याम जी की, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 10वीं जो फेल हो जाए, 12वीं फेल हो जाए, ये फेल हो जाए, वो फेल हो जाए। भैया 2014 में पूरे देश ने उनको 100% मार्क्स से पास कर दिया। 2017 में जहां पे समाजवादी पार्टी सत्ता में थी वहां पे आपकी जमानतें जब्त हो गई और 300 सीट से ऊपर बीजेपी को आपके यूपी की जनता ने ही जिता दिया। फिर 2019 आया, महागठबंधन जैसी एक चीज बनी, जिनसे आप लड़ते थे उनके साथ आपको हाथ मिलाना पड़ गया, डेमोक्रेसी आप मिला सकते हैं, उसके बाद भी जनता ने आपको फेल कर दिया। तो भैया जब जनता ने इतनी बारी किसी को 100% मार्क्स से पास किया है तो थोड़ी आत्मचिंता कीजिए, थोड़ी रियलाइजेशन कीजिए, और कम से कम ऐसे भद्दे आर्गुमेंट्स तो मत दीजिए कि जनता ने फेल कर दिया है। यूपी का चुनाव आ रहा है, दोबारा अपनी जमानत बचाइए, कंपार्टमेंट में ना आइए, वो आप कोशिश कीजिए। मुदित अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस की फौजें जो हैं ये ट्विटर पे ही अपना सारा कुछ कहती हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो किस किस समय पर क्या क्या हुआ है। कांग्रेस ने कई बार विरोध किया है कि प्रधानमंत्री बाहर के दौरे करते रहते हैं, पता नहीं क्यों इतने ट्रिप्स लगाते हैं। अब प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ 56 दौरे किए हैं और विदेश यात्रा की है उन्होंने, लेकिन 2015 से 2019 के बीच में 250 विदेश यात्राएं तो राहुल गांधी जी ने की हैं। अब काम कौन कर रहा है और बाहर कौन जा रहा है, इसका फैसला करना बहुत आसान है। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2019 में फिगर्स पार्लियामेंट में दिए थे, हमें नहीं पता, पर ये 2019 के हैं। उसके बाद कितने दौरे हुए वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 2014 में लोकसभा में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, लेकिन जून 2014 में राहुल गांधी विदेश चले गए थे। फिर 2015 में राहुल गांधी जी करीब 2 महीने विदेश टूर पर रहे। 2016 में जन्मदिन की छुट्टी पे गए, जाना चाहिए उन पर्सनली, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कांग्रेस को यह मुद्दा क्यों लगता है जब मोदी जी जाते हैं, क्योंकि वो तो देश के काम से जाते हैं या देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, राहुल गांधी जी तो पर्सनल वेकेशन पे जाते हैं, उस पे आपका कोई आत्मचिंतन नहीं है। मोदी जी क्यों तस्वीर खिंचा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वहां पर, तो फोटो ऑप करते रहते हैं, इसके आगे भी तो कोई विरोध होगा। अगर एक इंसान 71 साल की उम्र में 18 घंटे से 20 घंटे काम कर सकता है तो आप भी करिए, आपको कौन रोक रहा है? मोदी जी का बड़ा अच्छा महिमा मंडल आपने किया है, जो एक्सपेक्टेड था। दिक्कत क्या है प्रधानमंत्री जी के साथ, समझ लेना चाहिए। ये महिमा मंडल हमने नहीं किया, देश ने किया। जिस दिन देश बोलने तो दीजिए, देश का आम आदमी जिस दिन उनके खिलाफ वोट करेगा वो असलियत भी हम दिखाएंगे। दो चीजें इस वक्त तो नहीं कर रहा। एक देखिए, एक सरकार का रोल होता है, एक ऑपोजिशन का रोल होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रेस का काम किसी भी सरकार का महिमा मंडल करना नहीं होता। प्रेस का काम होता है अगर सरकार कोई गलत काम करे उसको उजागर करे, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, नाविका जी मुझे बात खत्म अच्छा नहीं तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जहां कल गए थे पार्लियामेंट का निरीक्षण करने, क्या वो गलत था? आपने कहा जो गलत, आप थोड़ी पेशेंस रखिए तो आपको सारे जवाब मिलेंगे। आपने सबको बड़े प्यार से सुना, मेरे को भी सुन लीजिए प्यार से। देखिए, प्रेस का काम होता है देश के प्रति वफादार होना, किसी सरकार या प्रधानमंत्री के प्रति वफादार होना नहीं होता। ये प्रेस को हमारे हिंदुस्तान में आज सीखने की बहुत बहुत जरूरत है। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, देखिए वो कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कोई बिल्डिंग बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रॉपर्टी जाए, हमें तकलीफ दूसरी है। प्रधानमंत्री जी हर काम सिर्फ PR एक्सरसाइज के तहत करते हैं कि मेरी इमेज कैसे ठीक हो। उनका कोई लेना देना नहीं है देश का अच्छा काम हो या ना हो, देश की GDP आगे बढ़े,
पेट्रोल के प्राइस कम हो, दलितों पे अत्याचार ना हो, महिलाओं पे अत्याचार ना हो, इसका प्रधानमंत्री, किसानों पे अत्याचार ना हो, किसानों की बात सुने, इस पे प्रधानमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं रहता। उनका ये रहता है क्योंकि इनके यूएस ट्रिप फेल हो गई, अब उनको अपना वो 56 इंच छाती दिखानी है, उनको पता है प्रेस हमारे साथ है, तो कल चले गए वहां सेंट्रल विस्टा ये दिखाने की भाई देखो ये तो सारा मैं करवा रहा हूं। अरे थोड़ी सी शालीनता रखते, स्पीकर को भी साथ में ले जाते, लेकिन वो नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी से क्रेडिट किसी भी चीज का शेयर कर ही नहीं सकते। उनकी मानसिकता ये है जो अच्छा होता है मैं करता हूं, जो गलत होता है वो नेहरू जी ने किया। ये प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी कमी है। हमें दिक्कत क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम से? देखिए मैं कांग्रेस में हूं, आराम से कहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन वो बुलडोज नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। जब कोरोना काल था, लोगों के पास आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, देश को पता नहीं था क्या हो रहा है, उस समय इनको थोड़ा इस पे रोक लगानी चाहिए थी। और जो 20,000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं उस पर थोड़ा इनको समय वेट करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहिए था। अभी आप वैक्सीन पे इन्होंने ध्यान दिया नहीं, ऑक्सीजन पे इन्होंने ध्यान दिया नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सी भी शालीनता होती तो कोई ऑक्सीजन के हमारे जो प्लांट्स बन रहे हैं वहां जाके उसको मॉनिटर करते, नए अस्पताल बनाए उनको मॉनिटर करते, वो सब तो वो करते नहीं है। देखिए मीडिया का इस्तेमाल करके वो अपना 56 इंच छाती दिखाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी पिछले साल जो राज्यसभा में बिल पास हुए थे उसके लिए गलत बयानी की है आपके टीवी पे, आपने उनको पकड़ा नहीं। देखिए राज्यसभा में ऑपोजिशन डिवीजन चाहता था, डिवीजन कौन नहीं चाहती थी? सरकार डिवीजन नहीं चाहती थी, उन्होंने वो डिवीजन वहां पे होने नहीं दिया। ये सोचने की जरूरत है। तो सुधांशु जी कृपया करके टीवी पे आके गलत बयानी मत कीजिए। ओईसी की आप बात कर रहे हैं, देखिए ओईसी जी और बीजेपी, ओईसी साहब और मोदी साहब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओईसी साहब बोलते हैं बीजेपी का वोट बढ़ता है, बीजेपी बोलती है ओईसी साहब का वोट बढ़ता है। ये तो आपस में उसको कहते हैं ना फिक्शनल लड़ाई करते हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों को पता है हम बोलेंगे दूसरे का वोट बैंक बढ़ेगा। देखिए इनको देश वेश से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी को सिर्फ अपना महिमा मंडल करना है। अरे अगर जितना दिमाग बीजेपी इलेक्शन लड़ने में लगाती है उसका 1/10वां देश की जीडीपी की तरफ लगा देती ना तो जीडीपी का इतना बुरा हाल नहीं होता। एवरेज ग्रोथ रेट यूपीए में 7.9% थी, इनके में कोरोना काल से पहले 4% नहीं थी। इसका जवाब मोदी जी देंगे? माफ कीजिए, प्रेस की भी कोई जिम्मेदारी है। मोदी जी का महिमा मंडल छोड़ के उससे सवाल पूछने आज प्रेस शुरू कर दे, नहीं तो माफ करना, इसको मैं डेमोक्रेसी नहीं कहूंगा, इसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। वो कहते हैं ना मुदित अग्रवाल जी, अब तो आपको कम से कम तसल्ली हो जानी चाहिए कि मैंने आपको बिना रोक टोक इतना बोलने दिया और आप नसीहत पे नसीहत हमें देते चले जा रहे हैं कि मीडिया को क्या करना चाहिए, प्रेस को क्या करना चाहिए। अरे अपने लीडर को बता दीजिए ना, लीडर को क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूं 27 दिसंबर 2020 जब चरम सीमा पर था किसान का प्रोटेस्ट और चरम सीमा पर था कोविड का आफ्टर इंपैक्ट। 9:50 पर क्या कहते हैं राहुल गांधी? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गिदड़ भपकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। ये उन्होंने 9:50 पर कहा था और बस थोड़ी देर पर सुरजेवाला जी को स्टेटमेंट देना पड़ा। राहुल गांधी जी हैज लेफ्ट फॉर अब्रॉड फॉर अ शॉर्ट पर्सनल विजिट एंड विल बी अवे फॉर अ फ्यू डेज। ये थोड़े घंटों के बाद तो वीर को चलाकर खुद निकल गए। सुधांशु त्रिवेदी जी मुदित अग्रवाल जी को अपनी पार्टी को नसीहत देनी चाहिए। ये हमें नसीहत दे रहे हैं और आपको नसीहत दे रहे हैं। आप इन्हें आप अपना जवाब दे दीजिए इनको, आप अपना जवाब दे दीजिए इनको। नाविका जी 10 सेकंड। देखिए जो आपने शुरू में फिगर दी थी, देखिए 250 बारी गए, इतनी देर फिगर ही गलत है आपकी। देखिए 5 साल में 1500 दिन के करीब होते हैं, आपका मतलब हर तीसरे दिन राहुल गांधी जी बाहर चले गए। अच्छा कितनी बार गए आप ही बता दीजिए टीवी पे, वो फैक्ट तो ठीक सर। आई कैन ओनली कोट फिगर्स गिवन इन पार्लियामेंट। ये फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे आपको लॉजिक बता रहा हूं। आप भाई लॉजिक से अगर पॉलिटिक्स चल रही होती तो बॉस 75 सालों में हमारा ये हाल ना होता। अगर लॉजिक पे पॉलिटिक्स चल रही होती तो आप ऐसा है कि हमें रास्ता मत दिखाइए, हमें अपना रास्ता पता है। जितनी आपकी पॉलिटिक्स नहीं हुई है उससे ज्यादा मैंने पार्लियामेंट कवर की है। तो मुदित जी थोड़ी सी
ये जो देखिए, मैं आपकी आप बात समझ ज्ञान गया। ज्ञान का 1500 सरोवर दिन में बनकर यहाँ 250 मुझे बारी कैसे जा गंगोत्री सकते ज्ञान हैं? की दे रहे हैं, देखिए, मैथ कर ये लेते, थोड़ी सी 1500 पॉलिटिक्स divided by आप सीख 250, लीजिए, मतलब हर आप 30 सीख दिन को लीजिए। विदेश चले गए। ये तो हो और नहीं अगर आप सकता ना। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी में आपके टिप्पणी का जो काउंटर है वो देने की इजाजत सुधांशु जी की है, तो पहले उनको सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। जी जरूर जरूर जरूर, फिर मौका जरूर दीजिए उसके बाद बोल। देखिए मुदित जी यहां लगातार एक के बाद एक बात बोलते चले गए, धारा प्रवाह। अरे भाई ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि भाजपा और ओवैसी जी एक दूसरे के वो हैं, एक बोलता दूसरे का वोट बढ़ता है। मगर एक बात तो बहुत निर्विवाद है, राहुल गांधी तीसरे हैं, उनको काहे भूल गए? जय बार बोलते हैं तय बार भाजपा का वोट बढ़ता है। और वो तो ऐसे महान नेता हैं कि मोदी जी ने तो इतना काम किया, उन्होंने तो ऐसा काम किया कि अपनी सरकार तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, पार्टी का काम तमाम कर दिया। 136 साल के इतिहास में 52 सीटें और 44। भाई देखिए आप तमीज से बहस करिए। जब आप बोल रहे थे मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं तो हंस रहा हूं सर, मर्यादा के अनुसार बहस करिए। बिल्कुल मर्यादा में तो और जो हंसी आ हंसने रही की बात है, अब हंसने पे भी एक बात बोल देता हूं। 136 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कांग्रेस की लीडर नायक भी रही, खलनायक भी रही, लोगों की नजर में कभी हीरो रहे कभी विलन रहे, मगर पप्पू पहली बार बनी है। मजाक और फेकू कौन हंसने का बना? पात्र पहली बार फेकू, बनी है, फेकू, जो फेकू मुदित कौन जी बना? हंसकर दिखाने का प्रयास कर अच्छा, रहे हैं, फेकू, ऐसा फेकू, पहली बार। फेकू भूल गए आप। अब त्रिवेदी जी, इसके बाद फेकू। मैं आता हूं इसके ऊपर। फेकू। भाई क्या तरीका, अगर आपको राष्ट्रीय चैनल पर बहस करने की मर्यादा नहीं है तो मत बहस करिए। आप अरे, बोल रहे आपने थे, तो बोला। आप अंट उल्टा सीधा झूठ कुछ भी बोलते रहे, मैं शांति देखिए, से आप ही सुनता रहा, अपने आप ही टर्न का मर्यादा इंतजार में किया। मर्यादा में बात कीजिए ना। आपने फिर कहा ये ऐसे राज्यसभा शब्दों में का डिवीजन इस्तेमाल। चाह रहा था ऑन, आपने हाँ, तो मैं मर्यादा में तो मैं कह रहा हूं, आप अपने टर्न आपने पे जो बोलिए, मैं शब्द अपने का टर्न पे इस्तेमाल बोलूंगा। किया, मुदित तो जी फेकू शब्द मुदित हो जी मुदित जी मुझे बीच में आने दीजिए। क्या- मुदित जी क्या- मैं आपको मैंने बताना कौन सा चाहती शब्द हूं इस्तेमाल कि किया? सुधांशु जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए, मैं आपको रिबट करने का पूरा मौका दूंगी। प्लीज तब तक बीच में ना बोलिए, नहीं तो अगले की बात जो है वो दर्शकों को सुनाई नहीं देती। तो प्लीज दर्शकों पर थोड़ी सी दया कर दीजिए। जी सुधांशु जी। हाँ अब मैं बोलता हूं, बहुत एक तो पहले एक टेक्निकल बात बोलता हूं, जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहां चले गए। मान्यवर आज की डेट में जब वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वह संसद भवन परिसर है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होने के साथ सांसद भी हैं। संसद भवन परिसर के अंदर जाने के लिए सांसद को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आजकल लाइब्रेरी 6 बजे तक चलती है, वरना किसी किसी समय लाइब्रेरी 10 बजे तक भी चलती है। तो 10 बजे तक संसद भवन की लाइब्रेरी में जाने के लिए स्पीकर की परमिशन चाहिए क्या? ऐसे एब्सर्ड लॉजिक नहीं दिए जाने चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यहां पर एक यथार्थ की बात करने की बात कही जाती है, उन्होंने कहा 22,000 का प्रोजेक्ट। अरे भाई संसद भवन की लागत कुल मिलाकर 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें संसद भवन 762 करोड़ में बन रहा है। यह अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बोल चुके हैं। और आपने कोविड की बात कही, तो यह महाराष्ट्र में विधायक निवास कोविड काल में बन रहा है कि नहीं? क्यों नहीं रुकवा दिए वहां पे? और वो 900 करोड़ में बन रहा है। देश की संसद 762 करोड़ में बन रही है, और महाराष्ट्र में विधायकों का निवास जहां इनकी सरकार है 900 करोड़ में बन रहा है, और उसके बाद यथावत चल रहा है। तीसरी बात, इन्होंने कोविड काल में कहा रोक देना चाहिए, तो मैं एक फैक्ट बोले दे रहा हूं, आपके सारे दर्शक जो बैठे इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं। फरवरी 2020 में जब कोविड शुरू हो रहा था, जब ये लोग छाती पीट पीट के कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने ये बोला, ट्रंप नमस्ते ट्रंप हो रहा था, राहुल गांधी जी कहां थे फरवरी 2020 में? इटली में। मतलब खुद तो विदेश में थे, और यहां पे वो ट्वीट कर करके ज्ञान दे रहे थे कि विदेश की फ्लाइटें रोक देनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, कथनी और करनी का जो अंतर है, और जिस बात पर आपको आपत्ति थी काम तमाम की बात, तो मान्यवर कांग्रेस के इतिहास में 2 ही बार कांग्रेस अमेठी हारी है, एक बार 1977 में और एक बार 2019 में। मतलब बाकी पार्टी सरकार तो छोड़िए, पार्टी तो छोड़िए, अपनी पुश्तैनी सीट नहीं बचा पाए। और उसके बाद अंत में एक वाक्य कह देता हूं किसानों के ऊपर। भाई आपने किसानों पे कहा, बहुत कठिन बात है, ठीक है। पंजाब में आप ये बताइए कि 5 साल तक जेल डालने का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लंघन करने पर किसान को 5 साल जेल डालने का कानून क्यों आपने लागू कर रखा है? और राहुल गांधी जी जहां सांसद हैं केरल से, वहां आप ये बता दीजिए कि एमएसपी वहां पे है कि नहीं? एपीएमसी एक्ट है ही नहीं वहां पर, यानी तथाकथित काला कानून लागू है, वहां पे क्यों नहीं बोल रहे हैं?
तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना बात कह रहा हूं कि जो कुछ है वो फैक्ट जनता ने देखा है। और आज के जमाने में जब इतनी जागरूकता है, इस देश में 110 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, सबके पास इंटरनेट की एक्सेस है ज्यादातर लोगों के पास, तो आज की डेट में इतना आसान नहीं है किसी बात को घुमा तो हमने अभी, आपने जनता की बात की तो हमने पब्लिक से सवाल पूछे और ये सवाल ऑनलाइन पूछे गए। आइए देखते हैं इनके जवाब क्या हैं, क्योंकि हमने पहला सवाल ये पूछा कि अमेरिका से लौटे पीएम मोदी का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अचानक निरीक्षण आपकी नजर में क्या है, यह पूछा हमने। ये इसका सवाल, बिना रुके काम के प्रति कमिटमेंट 88% जनता कहती है, फोटो अपॉर्चुनिटी 11% और कह नहीं सकते 1% जनता का कहना है। 88% जनता कहती है कि ये बिना रुके काम करने का कमिटमेंट है प्रधानमंत्री जी का, जो वो निरीक्षण करने पहुंचे सेंट्रल विस्टा के पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट पर। सवाल नंबर 2, अब सवाल नंबर 2, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के औचक निरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री के पहुंचने से क्या फर्क पड़ेगा? किसी ने कहा, 50% लोगों ने कहा काम में तेजी आएगी, 43% लोगों ने कहा मेहनत का सम्मान है, ये मेहनत का सम्मान। 93% कह रहे हैं या काम में तेजी आएगी या मेहनत का सम्मान, कह नहीं सकते सिर्फ 7%। ये 7% है, बाकी 93%, 93% लोग कहते हैं या तो काम में तेजी आएगी और या ये मेहनत का सम्मान का प्रतीक है। अब तीसरा सवाल जो हमने ऑनलाइन पूछा, 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को फोटो अपॉर्चुनिस्ट बताने पर आपकी क्या राय है? विपक्ष का बयान गलत कहते हैं 23% लोग, विपक्ष सही कह रहा है 19% लोग, बयान ना दे मोदी जैसा बनकर दिखाएं ये कह रही है 58% जनता। तो 58 और 23 आप ऐड कर लीजिए, 81% जनता जो है वो प्रधानमंत्री के इस पूरे निरीक्षण वाले जो ट्रिप था उनका सेंट्रल विस्टा का, उसको कम से कम नेगेटिवली नहीं देख रही। अब चौथा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यशैली को आप कैसे आंकते हैं? शानदार 60%, और अच्छा हो सकता है 20%, संतोषजनक 20%। तो कम से कम 80% लोग संतोषजनक या बहुत अच्छा कहते हैं, 60% शानदार कहते हैं। मुदित अग्रवाल जी, जनता के भी सवाल हैं जो आए हैं ट्विटर पर और ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं। शिशिर घाटपांडे का भोपाल से सवाल है, ट्विटर पर पूछ रहे हैं, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, राहुल कम से कम धरना प्रदर्शन में ही आ जाते, दिख तो जाते हमें। और पूनम त्रिपाठी देवरिया यूपी से पूछ रही हैं, 71 साल में पीएम इतना काम करते हैं, विपक्ष के लोग उनसे काम करने में कंपटीशन क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये पूछ रही है पब्लिक। मुदित जी जवाब देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। देखो ये फेकू साहब है हमारे, सॉरी मेरा मतलब है जो 56 इंच है, और सॉरी मेरा मतलब है जो मोदी जी हैं, उन्होंने एक नया तरीका निकाला अपना महिमा मंडल करवाने का। वो ये है, देखिए ये हमारे मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे हिंदुस्तान की तो आम जनता है वो तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करती, वो तो दिन भर घर पे बैठ के सिर्फ सोती रहती है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी 71 साल के हो गए, बेचारे 18 घंटे काम करते हैं। माफ कीजिए, अगर काम भी करते हैं तो कोई किसी पे एहसान नहीं करते। अगर देश ने प्रधानमंत्री उनको चुना, उनका फर्ज है काम करना, तो एहसान नहीं कर रहे देश के ऊपर। आप देश की जनता से पूछिए, जो मजदूर हैं आपके घरों में, जो आपके माँ बाप है, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या उन्होंने कभी 18 घंटे काम नहीं किया? ये जब हम ऐसी शब्दों का इस्तेमाल मुदित अग्रवाल जी, मुझे लगता आप सवाल ही नहीं समझे। ये लोगों से सवाल नहीं पूछ रही है जनता, ये कांग्रेस पार्टी विपक्ष से पूछ रही है, ये सवाल विपक्ष से पूछ रही है। घनश्याम तिवारी जी, अगर मुदित अग्रवाल जी का कहना है कि सिर्फ मोदी जी काम कर रहे हैं और कोई कर नहीं रहा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि 2014 में अग्नि परीक्षा हुई थी, 2019 में भी चुनाव हुए थे। अब नहीं काम कर रहे होते, जनता अगर उन्हें नहीं समझती अच्छा काम हो रहा है तो नहीं बनाती ना दोबारा से। ज्यादा सीटों से 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया है, ये जनता का दोष है। अब जनता को बेवकूफ कहने की कोशिश कर रही है विपक्ष। घनश्याम जी,
ये जो जनता बनाती है वही जनता, अगर आप जनता को अच्छे दिन कहकर बुरे दिन दिखाएंगे, 2 करोड़ रोजगार का आप चैनल में पूछिए, 2 करोड़ लोग अगर टाइम्स नाउ को मैसेज करके बोल दें कि उन्हें रोजगार मिला है, इन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ कहा था, मैं 8 साल की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ लोग अगर कह दें मैं प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा, छोड़िए बाकी बात। तीसरी बात, इन्होंने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगुनी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की आय उसके अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हर 2 साल में दुगुनी होती है। इनके चुनिंदा पूंजीपतियों की आय और संपत्ति हर 3-4 साल में 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। किसान तो अभी भी सड़क पर है। तो जो पार्टी हर परिवार को बुरे दिन दिखा दे और स्वयं अच्छे दिन देखती रहे, जनता उसका फैसला करेगी। लेकिन बहरहाल फोटो में फेमस हो जाना, हम सबने यहाँ वैक्सीन लगाई है, बचपन में लगाई थी, आपने अपने बच्चों को लगवाई होगी, किसी के वैक्सीन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की फोटो नहीं है। लेकिन अगर किसी को अपनी फोटो से असीम प्यार हो जाए और उसको लगता है कि उस फोटो से उसका प्रचार होने लगेगा, तो आप फोटो लगाइए। ये आप देख लीजिए कि जो जनता आपके इस चैनल को देख रही है, अगर उनके परिवार में एक भी व्यक्ति को मोदी सरकार के चलते रोजगार मिला हो, एक भी किसान जिसकी आय डबल हुई हो, एक भी व्यक्ति जो इस बात से खुश है कि सरकार ने उनको धोखा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम जो घटा सकती थी उसको बढ़ा करके, एक भी व्यक्ति अगर इस बात से खुश है कि सरकार ने उनको धोखा दिया, जो सिलेंडर के दाम घटा सकती थी उसको बढ़ा करके, एक भी व्यक्ति इस बात से खुश है कि देश में हर रोज हिंदू मुस्लिम बहस की जाती है, एक भी व्यक्ति इस बात से खुश है कि किस तरीके से जब मजदूर सड़क पे चल रहा था तो कोरोना को कम्युनल वायरस बनाया गया, या फिर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के जैसे केस में घनश्याम तिवारी जी, आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं? आपको तस्वीर से प्रॉब्लम है घनश्याम तिवारी जी, तो आपने भी तो अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगा रखी है अपने पीछे। खेल तो सारा तस्वीर का ही है, खेल तो सारा तस्वीर का ही है। आपने भी अखिलेश भैया की तस्वीर लगा रखी है। अब आप प्रधानमंत्री बना दीजिए उनको, लोगों से चुनवा दीजिए उनको, वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट पे उनकी तस्वीर आ जाएगी। किसने रोका है भैया? बन तो जाइए प्रधानमंत्री। बिना बने आप प्रधानमंत्री पे उंगली उठाते रहते हैं। कमाल है, आप भी तस्वीर लगा के बैठे हुए हैं। क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं, वो बनेंगे प्रधानमंत्री, उनकी तस्वीर आएगी। जो प्रधानमंत्री होगा, जो सरकार बनाएगा, वो अपने तौर तरीके। अब ये तो है नहीं कि विपक्ष डिक्टेट करेगी कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए। भाई उसके लिए सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप सरकार बनाइए, सरकार नंबरों से बनती है, फिर आपको जैसे चलाना होगा प्रशासन आप चलाइएगा। अगले चुनाव में अगर आपका प्रशासन लोगों को पसंद आएगा, वो आपको दोबारा वोट देंगे, आप बन जाइएगा। नहीं देंगे तो आपका रास्ता बाहर की तरफ हो जाएगा। ये तो लिखित है, निमित है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन समय कम है, इसलिए मैं वारिस पठान जी से पूछना चाहती हूँ। विनय कुमार मुंबई, आप ही के शहर से ये सवाल आ रहा है और विनय कुमार पूछ रहे हैं, सारा दिन हिंदू मुसलमान करते रहते हैं आप, आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर बता रहे हैं सबको। हिंदू मुसलमान क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हैं? और आपने आज जो वक्तव्य दिए हैं ओवैसी साहब ने, रोज देते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ विनय कुमार जी, आपसे पूछना चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की याद कभी कभी क्यों आती है आपको? देखिए विनय कुमार जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। देखिए संविधान को हम लोग जितना मानते उतना ही बीजेपी वाले नहीं मानते। हम तो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम करना तो इनकी मोनोपोली है। देखिए आपने देखा ना विनय भाई, कैसा राम के नाम पे वोट लिया, राम के नाम पे सत्ता में, राम के नाम पे ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में घोटाला कर दिया। अब नाविका जी मुझे 3 जन के सवाल का जवाब देना है, एक आपका, एक ईश्करण का और एक कांग्रेस के प्रवक्ता का। आपने 20 मरतबा वक्त इस्तेमाल किया दिक्कत। वारिस पठान, आपको क्या दिक्कत है कि मोदी ने ऐसा किया? वारिस पठान, आपको क्या दिक्कत है? मुझे 2-3 दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि नाविका कुमार टाइम्स नाउ की एंकर है या मोदी की प्रवक्ता है, आप मोदी जी के बारे में बोलिए। दूसरा मुझे दिक्कत यह है कि नाविका कुमार संविधान के दायरे में रहकर बात नहीं करती, संविधान को नहीं मान रही है, और कहां से अपना कानून लेकर आई मुझे नहीं पता है। अब बात नंबर 2, ईश्करण ने कहा कि वो वर्कर भी तो काम कर रहे हैं, कौन सा संविधान पढ़ते हैं तुम लोग? तो मैं ईश्करण भंडारी को दिखाना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान पढ़ता हूं। वो संविधान वो पढ़ रहे जो आरएसएस के हेडक्वार्टर से आ रहा है, मैं उस संविधान को नहीं मानता। और वर्कर को आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के हिसाब से कर रहे हो क्या? कि वर्कर ने क्या परमिशन लिया स्पीकर की जाने के पहले काम करने के लिए? किस तरह
तरह के तर्क दे रहे हो, आपका अपना इलाज कराना जरूरी है। तीसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एमआईएम वाले बोलते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी वाले बोलते हैं तो एमआईएम को फायदा होता है। अरे साहब, कब तक इस तरह के बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाते रहोगे? पूरी देश ने देख लिया कि आप में ताकत नहीं बीजेपी को हराने की, तो आप इस तरह का इल्जाम हम पे ठोकते हो। अब हम में ताकत है बीजेपी को हराने की, हम हराने जा रहे हैं, तो आप हम पे इल्जाम कर रहे हो। अरे कभी अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो और ये फेकू वर्सेस पप्पू की फाइट बंद करो। ये आपको मुबारक, एक फेकू बोलता है, एक पप्पू बोलता है। अरे फेकू और पप्पू दोनों भी गए तेल लेने, अभी एमआईएम जिंदाबाद है। छोड़ो, संविधान की बात करते हैं। और मुदित अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं और मैं कहूंगी अपनी टीम से कि आपको सारे लिंक्स भेज दे। जब प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे थे सेकंड वेव के दौरान, शायद वो याद आपको नहीं हो, लेकिन याद ताजा कराने के लिए, दुरुस्त कराने के लिए, हमको जब जिससे सवाल पूछना होता है हम पूछ लेते हैं, हमें रेफरेंस किताब की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वरन भंडारी, 30 सेकेंड्स, इतना ही समय है मेरे पास, आप जवाब दे दीजिए क्योंकि सब लोग आपको ललकार रहे हैं। नहीं, दो सिंपल सी बातों का जवाब दूंगा। मुझे पता नहीं वारिस कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन है नहीं कि मंत्रालय एक टेंडर निकाले। अरे बंद किताब से क्या दिखा रहे हो? कौन सी धारा होती है कि प्रधानमंत्री का मंत्रालय अंडर कंस्ट्रक्शन? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ। आपकी स्पेशल किताब में ये धाराएं होती होंगी जिसके अंदर से ऐसे तुर्कमानी फरमान वर्कर का, अच्छा वर्कर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर में आता है, बता दीजिए मुझे। वर्कर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। अरे मोदी जी एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं, आपको पता है? आपको पता है? जो कहती है आपको पता है या नहीं पता है? मेरे को नहीं मालूम है, आप मुझे बताइए। मोदी जी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का पावर रखते हैं। अरे संविधान की शपथ लेके, वर्कर क्या संविधान की शपथ लेकर उन पे काम कर रहा है? अरे भैया संविधान की शपथ लेकर काम कर रहा है क्या? अरे अपने सीज फायर, इतनी लड़ाई तो ईरान और इराक के बीच में नहीं है। इतनी लड़ाई तो तालिबान, इतनी लड़ाई तो अफगानिस्तान में नहीं हुई जितनी यहाँ आप करने की कोशिश कर रहे हो। भाई मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संविधान को मानना छोड़ दो। आरएसएस का संविधान कुछ काम का नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को मानो। ईश्वरन भंडारी, पढ़ाई लिखाई आती नहीं, किसका केस लड़े आदमी को फांसी पे चढ़ा देगा ये आदमी। वर्कर काय में आता है? वर्कर काय में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है? बताइए, मोदी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर पावर रखते हैं। बताइए पार्लियामेंट का हेड कौन है? स्पीकर का क्या पावर है? पावर ऑफ स्पीकर आप देख लो, स्पीकर है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या आपको मालूम है क्या? जो कोई मंत्रालय बना रहा हो, प्राइम मिनिस्टर क्या आपको नहीं पता? जा नहीं सकते। ये कौन सा आपका प्रोविजन है? कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है? हमारे देश का तो नहीं है, किसी और देश का आपने पढ़ के आगे होंगे, किसी और देश का पढ़ के आगे होंगे। मुझे संविधान को मानता हूं, पढ़ के आए हैं या कौन सी किताब पढ़ के आए हैं जिसके अंदर ये तर्क है? दर्शकों, तस्वीरें क्या आ गई, जंग सी छिड़ गई है। हर तरफ एक इस तरह का माहौल बन गया है जैसे पता नहीं क्या हो गया, आसमान टूट गया या सैलाब आ गया। देखिए, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, एक समय था लोग कहते थे कि एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अब तो ये पूछना पड़ेगा कि वारिस पठान को गुस्सा क्यों आता है, कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है, समाजवादी पार्टी को गुस्सा क्यों आता है। क्योंकि एक तस्वीर नजर आ गई। तस्वीर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री की। वो काम करें तो विपक्ष को गुस्सा आ जाता है, वो ना करें तो विपक्ष को गुस्सा आ जाता है। वो प्लेन में भारत से बाहर भारत का प्रतिनिधित्व करते अमेरिका जाएं तो विपक्ष को गुस्सा आ जाता है। वो जीत जाएं कोई इलेक्शन तो विपक्ष को गुस्सा आ जाता है। हर बात पर गुस्सा क्यों? जीतिए, चुनाव जीतिए, यही है लोकतंत्र। आप जीतिए, आप आ जाइए उस कुर्सी पे, पर जब तक आप उस कुर्सी तक नहीं पहुंचते, आपके पास नंबर नहीं होते, तो कम से कम इत्मीनान से जीवन व्यतीत करिए, काम करिए, compete करिए और लोगों को दिखाइए कि आप किस कदर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को बीट कर सकते हैं उनके काम पर। सिर्फ तकलीफ से कैसे सॉल्व होगी विपक्ष की प्रॉब्लम, यही है आज सवाल पब्लिक का। मेरे साथ सवाल पब्लिका पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक लेती हूं, बाकी खबरें ब्रेक के बाद।